ए, शांत हो जा। फिर भी इतना लेट हो गया, क्लास में स्टार्ट में दिक्कत है। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताओ ऑनलाइन वालों। शांत रहेगा तू लोग, थोड़ा सा एक मुट्ठी है ना जो हल्ला कर रहा है। अभी सब शादियों में बिजी है, ये सब तनिक है तब बकबक कर रहा है। गुड मॉर्निंग, सब साउंड के बारे में बता दो। इकोनॉमिक्स होगा, हिस्ट्री हो गया है, ज्योग्राफी भी हो गया है। इकोनॉमिक्स से बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है। हिस्ट्री से भी अति क्या बोलता है, ज्योग्राफी से भी ज़्यादा दिया हुआ है। अजौरी भी है देना, अधिकांश क्वेश्चन आपको जो है जानकारी मिल जाएगा, परीक्षा में भी आ जाएगा। सब कौन दुनिया से आई है रे? हाँ, कौन दुनिया से आ रही थी तू लोग? बकलोली जब निकलने हैं तो सवेरे निकलो ना। कब सो के उठती है तू लोग? या जान लो, साइंस भी होगा बकलोल, पहले ही कर ले। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ये सब पहले कर तो ले। चला जाए रे बंदा रे, की पीछे कर रहा है तू? यार अब पहले से लेट हो चुका है। और ये शॉर्ट इकोनॉमिक्स में, इससे इकोनॉमिक्स जो नहीं पढ़ा है ना, वो भी मतलब पूरा वीडियो देख लेगा, जितना भी 19 पेज है, 19 पेज से पूरा देख लेगा। अधिकांश क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, अधिकांश क्वेश्चन बन जाएगा इससे ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, सब इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। जो नहीं भी पढ़ा है खाली यहाँ ध्यान दे देगा तो 4-5 दिन में तुम्हारा मानो इकोनॉमिक्स भी लगभग हो ही जाएगा। ठीक है ना? परीक्षा में डायरेक्ट सवाल आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, सब इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। इसमें इम्पोर्टेंट छाट के ही दिया हुआ है। और कम टाइम में 2 महीना 2.5 महीना में टाइम में बच्चल है, कम टाइम में पढ़ने के लिए इससे अच्छा हो जा नहीं सकता है। चलो यार आ जाओ। सर जी आप बोलते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। हाँ, इसीलिए तो बोलते हैं। सुनो यहाँ पर बकलोल आ जाओ, यहाँ पर इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया? एडम स्मिथ। तो अर्थशास्त्र का जनक कहा गया एडम स्मिथ को। थोड़ा बोलना भी है, ठीक है ना? तुम दोनों भी बोले। और शास्त्र का जनक कहा गया एडम स्मिथ। ए बकलोल कहाँ से आ रहा है? कल पकड़ पहले। ए फौजी एडम है, फौजी रनिंग ग्रुप। और कौन ग्रुप में है पता है ना? अकेले में आता है ग्रुप में, आम तो अकेले क्या लाता है? काम पकड़ो, बता रहा सकते बढ़ो ये लो। तो कौन सी बोल रहा है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। तो अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कौन लिखा है? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कौन लिखा है? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कब लिखा गया? वेल्थ ऑफ, तीनों पकड़ो जल्दी कान, तीनों कान पकड़ो जल्दी। ए चिल्लल मुर्गी कान पकड़ मेरे, बड़े लेट करता है। वेल्थ ऑफ नेशन
पुस्तक कौन लिखा है? एडम स्मिथ। एडम अ वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन कब हुआ है? 1776। 1700 वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन 1700 जिले बोलेगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक एडम स्मिथ ने लिखे थे और वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का प्रकाशन 1776 में हुआ था। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है और पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थशास्त्र का जनक भी एडम स्मिथ। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? विकासशील। भारत जो है वो विकसित भी नहीं है, भारत जो है विकसित भी नहीं है, भारत जो है बीचे में है, विकासशील। बुझिए, विकासशील। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ये सब क्या है? विकसित। क्या है? अब भारत विकासशील। भारत अब भारत का अर्थव्यवस्था मिश्रित। क्या है? मिश्रित, मिक्स है। अब तृतीय विश्व, तृतीय ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना? एकदम ध्यान से पढ़ लेना, इकोनॉमी सबका यहीं से क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, ठीक है ना? तो बोल रहे हैं तृतीय विश्व यानी थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयोग किया गया है विकासशील देश के लिए, विकासशील देश के लिए। कि पहला यहाँ डालो, फिर तीसरा वर्ड जो है ये विकासशील देश के लिए है। चीन भी विकासशील है, माता चीन की देखो, अभी चीन का दबदबा है, तो विकासशील देश का दबदबा भी बढ़ रहा है। तो थर्ड वर्ल्ड, थर्ड विश्व किसके लिए है? तो यह विकासशील देश के संदर्भ में है। विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था किसका है? अमेरिका। सिंपल जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था अमेरिका का है और जीडीपी में दूसरा चीन हो जाता है। जीडीपी में दूसरा बंद रखेगा। विश्व का सबसे बड़ा जीडीपी अमेरिका का है, दूसरा चीन हो जाता है। तीसरा कौन होता है? तीसरा जर्मनी और चौथा जापान, पांचवा भारत। जीडीपी में हम जानते हैं कि जीडीपी में सबसे बड़ा देश जो है, ठीक है ना, वो है अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, भारत। अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, भारत। लेकिन पीपीपी बोलेंगे परचेजिंग पावर पेरिटी, क्रय शक्ति समता। तो पीपीपी में एक नंबर चीन है। कौन है? अब पीपीपी क्या है बताए थे? तो पीपीपी है ना, यानी कम पैसा में कितना ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। परचेजिंग पावर पेरिटी में एक नंबर पर चीन है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा भारत है। परचेजिंग पावर पेरिटी पीपीपी में एक नंबर चीन है, दूसरा जो है अमेरिका है, तीसरा भारत है। और जीडीपी में भारत पांचवा, जीडीपी में भारत पांचवा सबसे बड़ा अमेरिका, दूसरा चीन, दूसरा भारत, पांचवा देखो यो बोलनी है क्रय शक्ति समता। पीपीपी परचेजिंग पावर पेरिटी यानी कम पैसे में ज्यादा सामान खरीदने के मामले में, ठीक है ना? भारत, तीसरा भारत, पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत, तीसरा भारत। पूंजीवादी एवं साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश अमेरिका। अमेरिका पूंजीवादी है। क्या है? पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश अमेरिका है और साम्यवादी अपनाने वाला रूस है। और रूस जो है, ठीक है ना, रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग 1917 के रूसी क्रांति कब? 1917 में। रूसी क्रांति कब? 1917 में। और रूसी क्रांति को बोल्शेविक, कौन क्रांति? बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। और रूसी क्रांति के बाद ही लेनिन के नेतृत्व में रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किया गया था। तो इसीलिए अमेरिका एवं रूस में, अमेरिका पूंजीवादी थे, रूस साम्यवादी थे, दोनों में युद्ध चलते रहता था। शीत युद्ध, कौन युद्ध? शीत युद्ध समाप्त हुआ था जब रूस यानी यूएसएसआर, सोवियत संघ ऑफ रूस, जब 1991 विघटन हो गया, 15 टुकड़ा में हो गया, तो शीत युद्ध समाप्त हुआ। शीत युद्ध समाप्त हुआ था, याद रखना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत क्या है? तो बताए थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, ठीक है ना, एक उद्गम स्रोत है वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। अब बताए थे द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक का लेखक है एडम स्मिथ और द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक प्रकाशन 1776। उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया था, इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक भी कौन हो जाएगा? एडम स्मिथ। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का जनक हो जाएगा कार्ल मार्क्स। साम्यवादी अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स और मिश्रित अर्थव्यवस्था तो जेनोल्ड किन्स वो आगे मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अगला आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत यहाँ पर करता है। तो
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये होता है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत डिसाइड करता है कौन? पहले सुनो यहाँ पर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है पूंजीपति के कब्जा में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मार्केट पर कब्जा होता है पूंजीपतियों का। किसका? पूंजीपतियों का होता है। जैसे मान लो पूरा मार्केट पे कब्जा जो है अंबानी का हो गया, अडानी का हो गया, टाटा का हो गया है, महिंद्रा का हो गया है, तो पूंजीवादी। कौन सी? पूंजीवादी। तो पूंजीपति लोग का कब्जा जब मार्केट पर है, पूंजीपति लोग डिसाइड करे क्या बनाना है, कितना बनाना है, कीमत कितना रखना है, तो तब ये पूंजीवादी। कौन सी? और देश के संसाधन पर सरकार का अधिकार, सरकार का, और सरकार डिसाइड करेगा क्या बनाना है, कितना बनाना है, कितना कीमत रखना है, ठीक है, तो समाजवादी। क्या? तो सरकार का नियंत्रण रहेगा तो समाजवादी, सरकार का नियंत्रण रहेगा तो समाजवादी, पूंजीपति लोग का नियंत्रण रहेगा पूंजीवादी, पूंजीपति लोग का नियंत्रण रहेगा पूंजीवादी। जैसे ट्रेन पर किसका अधिकार है? सरकार का है। भारतीय रेलवे यानी सरकार का अधिकार है, तो ट्रेन समाजवादी में आ जाता है ना? आता है ट्रेन किस में आता है? समाजवादी, समाजवादी में आ जाता है। ठीक है, तो भारत में जो है समाजवादी भी है, पूंजीवादी भी है। समाजवादी में तो सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है, सरकारी बस भी है, प्राइवेट बस भी है ना। यहाँ सुनो सर, अब सुनो यहाँ पर बता रहे हैं सर, ले ला यहाँ। तो भारत में जो है सरकारी प्राइवेट दोनों चल रहा है। सरकारी यानी समाजवादी, प्राइवेट यानी पूंजीवादी, दोनों मिला के मिश्र, दोनों मिला के भारत समाजवादी पूंजीवादी है। भारत ना तो समाजवादी है ना तो पूंजीवादी है, भारत है दोनों मिला खिचड़ी, दोनों मिला के खिचड़ी यानी मिश्रित, खिचड़ी यानी मिश्रित। आगे बढ़ते हैं, अगला है तो वही बोला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत डिसाइड करता है डिमांड थी, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड यानी कितना जितना डिमांड रहेगा उसके आधार क्या होगा? सप्लाई। उसके यहाँ पर क्या होगा? सप्लाई। उसके यहाँ पर क्या होगा? डिमांड। जा रहा जिस वस्तु का जितना ज़्यादा डिमांड वह वस्तु, ठीक है ना, पूंजीपति लोग ज़्यादा बनाएगा। तो अर्थव्यवस्था चलता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड डिमांड यानी मांग, सप्लाई यानी पूर्ति। रखो और निकालो, रखो निकालो नीति है पूंजीवादी की। रखो और निकालो किसकी नीति है? पूंजीवादी की। रखो और निकालो किसकी नीति है? पूंजीवादी। यानी पूंजीवादी में जो है कोई वस्तु फरास्त लाता है और फरास्त बेच देता है। जिसका जितना ज़्यादा डिमांड है वो वस्तु उतना ज़्यादा लाएगा और फटाफट बेचेगा, ठीक है ना। तो रखो निकालो किसका है? पूंजीवादी। किसका है? पूंजीवादी। अगला है क्या? समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन कौन किया? कार्ल मार्क्स। कौन किया था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कार्ल मार्क्स से सारा क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री पूछता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ 5 मई 1818। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। पढ़ाई ले हैं सब। जर्मनी के राइन प्रांत, जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर, ट्रियर नगर में हुआ था। और कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स कौन है? कार्ल मार्क्स है। और कार्ल मार्क्स जो है थे ना, ये 2 पुस्तक भी लिखे थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो या फेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक कौन लिखे? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक कार्ल मार्क्स लिखे। और साथ में उसके दोस्त थे फ्रेडरिक एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स से पढ़े ले कि नहीं पढ़े ले? और इसका प्रकाशन हुआ था 1848। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का हिंदी में बोलते हैं कम्युनिस्ट मतलब सांगवाद। सुनो यहाँ पर, कम्युनिस्ट मतलब सांगवादी, मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। तो सांगवादी घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स लिखे हैं, साथ में उसके दोस्त थे फ्रेडरिक एंगल्स। प्रकाशन 1848 में। और कार्ल मार्क्स का सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक जो है वह है दास कैपिटल, दास कैपिटल, दास। और दास कैपिटल कौन लिखे हैं? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल कौन लिखे हैं? कार्ल मार्क्स। और दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स लिखे हैं। इसका प्रकाशन हुआ 1867। और कार्ल मार्क्स के बारे में क्वेश्चन और पूछता है कि वर्ग संघर्ष सीधा वह संघर्ष के वर्ग संघर्ष के लंब अरे खाली हाँ बहनी रम कोची बोले अभी कोची पढ़ा रहे थे और बार कोची बोले वो तो सब जान रहे बोले कोची डाके बेटा लिखल भी है और बाहर कोची बोले बता ना है दिमाग सही बार लंबा होगा दिमाग लंबा ना हुआ बड़ा दिमाग लंबा कर मेरे है कर रहा पकड़ो पढ़ते रह जाएगा 5 साल 10 साल फिर शादी हो जाएगा
फिर बेटा बेटी आएगा वो पढ़ेगा, पापा हमू पढ़बो, चल तुम पढ़ियो, हमू पढ़बो तुम पढ़ियो, दोनों पढ़ लियल जाए। गढ़ है यहाँ डाल दे। अब इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है, ऐसे बकवास कर रहा है। अरे ला रे हम तो तू सब देख में सबके लिए बोल रही है, ओकरा पर वो हम तैयारी करते हैं, सबके लिए बोल रही है लड़काई का। याद आंदो, हाँ भुलाई दिया लड़के का। वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कौन दिया है? कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष सिद्धांत कौन दिया? कार्ल मार्क्स। किसने कहा दुनिया का मजदूर एक हो जाओ? कार्ल मार्क्स। किसने कहा दुनिया का मजदूर एक हो जाओ? कार्ल मार्क्स। दुनिया का मजदूर एक हो जाओ तुम्हारे पास, अब चुप। दुनिया का मजदूर एक हो जाओ तुम्हारे 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 पास खोने के लिए पैर के बैरियों के अलावे कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरा दुनिया है, जीतोगे तो राज करोगे। कौन बोले थे? कार्ल मार्क्स। कौन बोले थे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बड़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, आज आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में डिटेल से पढ़ाते हैं इसको। अभी भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछता है इससे बता दिए हैं। चलो आगे आ जाओ। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण निजी व्यक्ति का, निजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसका होगा? निजी व्यक्ति का होगा। पूंजीवादी मतलब पूंजीपति लोग, समाजवादी में सरकार हो जाएगा, सरकार में यानी सबका अधिकार। ठीक है, जैसे मान लो अभी पूछा जियो, तो जियो पूंजीवादी में आएगा। जियो पर अधिकार निजी व्यक्ति का है, अंबानी का है ना। पूंजीवादी निजी, पूंजीवादी यानी निजी व्यक्ति, समाजवादी यानी सरकार का नियंत्रण, सरकार का। और मिश्रित यानी खिचड़ी, यानी दोनों। मिश्रित में पूंजीवादी भी, समाजवादी भी, यानी निजी भी, सरकारी भी। भारत कैसा है? मिश्रित। भारत कैसा है? मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी भी रहेगा और सार्वजनिक मतलब सरकारी, सार्वजनिक मतलब सरकारी क्षेत्र भी रहेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जब सुझाव किसने दिया? पहले बता दिए थे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिए थे जॉन मेनोल्ड कीन्स। जॉन मेनोल्ड कीन्स, जॉन मेनोल्ड कीन्स, जॉन मेनोल्ड कीन्स हम बताए थे, पहले ही बोले थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक जॉन मेनोल्ड कीन्स। जॉन मेनोल्ड कीन्स हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन थे? फ्रांस। कौन थे? फ्रांस। जीएसटी अपनाने वाला भी पहला देश फ्रांस। जीएसटी अपनाने वाला भी वर्ल्ड का पहला देश फ्रांस। 1954 मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला भी पहला देश फ्रांस। कौन था? मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ भारत में? 1948। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? 1948। वन अर्थव्यवस्था मतलब क्या हुआ? वन अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ, ठीक है ना, ना तो हम तुमको बेचेंगे तुमसे खरीदेंगे, यानी ए भैया ना तो बेचेंगे नहीं तो खरीदेंगे। बेचना मतलब हुआ निर्यात करना, क्या ना, और खरीदना मतलब हुआ आयात करना। बेचना मतलब हुआ एक्सपोर्ट करना, खरीदना मतलब हुआ इंपोर्ट करना। ना तो दूसरा देश से व्यापार करेंगे, ना तो दूसरा देश को व्यापार करने अपना देश में देंगे, अपना देश में देंगे तो पूरी तरह बंद। आयात निर्यात बंद, आयात निर्यात जो है जो वैसा देश जो आयात निर्यात बंद कर देना तो आयात करेगा तो निर्यात कैसे बंद होता है? बंद। अब बंद दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद 100% ना हो सकता है। दुनिया का कोई भी अर्थव्यवस्था 100% बंद नहीं हो सकता है। तुम ही सोचेगा कि नहीं हम एकदम जो है हम जो है किसी अपना जहाँ पर घर बना लिए हैं पड़ोसी किसी से हेल्प नहीं लेंगे, कुछ हो भी हेल्प नहीं लेंगे, नहीं तो हेल्प करेंगे, संभव है? संभव है ना है। भले ही तुम जो कुछ बहुत दूर तक हेल्प नहीं लो, नहीं कहीं ना कहीं लेना ही पड़ जाएगा। तो उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया जो है वो बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल में आ जाता है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं है, लेकिन हद तक सभी देशों की तुलना में है ना 90% लगभग जो है उत्तरी कोरिया बंद अर्थव्यवस्था है। तो बताओ बंद अर्थव्यवस्था के नज़दीक कौन सा एग्जाम्पल है? उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक बड़ी इंपॉर्टेंट है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये कब से जारी किया जा रहा है? 1990 में, 1900। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है डेट। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया था? 1990, 1990 करने वाला था महबूब उल हक थे। और महबूब उल हक कहाँ के शास्त्री थे? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री
पाकिस्तान में भी कुछ मानव विकास के सूचकांक दिया, पाकिस्तान में विकास ना हो पा रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान में कौन विकास हो जा रहा है पता नहीं, आतंकवादी विकास, ठीक है। पाकिस्तान देता आतंकवादी विकास सूचकांक 1 नंबर देता, तब ना मानव विकास सूचकांक, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये पाकिस्तान का देन है। पाकिस्तान का व्यक्ति कौन थे? महबूब उल हक 1990 में दिए थे। और मानव विकास सूचकांक जो है कौन संस्था जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट जो है UNDP जारी करता है। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और 1990 से ही जारी कर रहा है। और पता होना चाहिए आप लोग को, यहाँ सुनो। और HDI रिपोर्ट में वर्तमान में भारत का रैंकिंग कितना है? 134। HDI रिपोर्ट में भारत का वर्ल्ड में रैंकिंग 134, यानी हम लोग बहुत पीछे हैं। यहाँ मानव का विकास से ना हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर तो सब ठीक है ना, जनसंख्या भरा हुआ है, संसाधन बहुत कम है। उससे नेता जो है अपने लूटे में लगा रहता है, नेता अपना विकास कर लेता है। बाहर में जाओ जनता, अपना काम बनता, बाहर में जाओ जनता। तो नेता विकास अगर देखेगा तो हमको लगता है सबसे ज़्यादा विकास 1 नंबर पर भारत आ जाएगा, ना आ जाएगा रे? अगर नेताओं का विकास का सूचकांक निकाले तो भारत 1 नंबर पर आ जाएगा। तुरंत भी जो है हम जमीन से उठ के हेलीकॉप्टर पर उड़ने लगता है ना, उड़ने लगता है, तुरंत विकास हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन मानव विकास सूचकांक में 134 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, मानव विकास सूचकांक का 3 आधार है। कितना आधार है? जैसे मानव विकास सूचकांक जो है कौन पर नापा जाता है? तो मानव विकास सूचकांक को नापने के लिए तीन चीज देखा जाता है, 3 आधार को देखा जाता है। पहला जीवन प्रत्याशा में देखा जाएगा कि आपका लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है। और दूसरा देखा जाएगा कि आपका जो आयु, पहला सुनो, जीवन प्रत्याशा में आपका लाइफ स्टैंडर्ड भी देखा जाएगा और आपका आयु कितना है। जापान में लाइफ स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। जापान में जो है सभी व्यक्ति सबसे ज़्यादा आयु कहाँ का होता है? जापान का सबसे ज़्यादा आयु जो है कहाँ? जापान का। जितना अच्छा तुम्हारा खान पान रहेगा, ठीक है ना, जीवन लाइफ स्टैंडर्ड रहेगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा आयु बढ़ जाएगा, ठीक है ना। खाने पाना मिले, कुपोषण हो जाएगा तो जल्दी मर जाएगा, ठीक है ना। यानी जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ स्टैंडर्ड प्लस आयु देखा जाता है, ठीक है ना। अगला है शिक्षा, ठीक है, यानी शिक्षा कौन हद तक प्राप्त किया है, ठीक है ना। शिक्षा तुमको मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, शिक्षा प्राप्त किया कि नहीं प्राप्त किया है। कि अब यो जो है तुम जो है, ठीक है ना, कि अब यो जो है तुम बौख रहा है कि जो है पृथ्वी जो है शेषनाग पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। राहु जो है अति वो बोलता है कौन चीज़, चंद्रमा भगवान को जो है, ठीक है ना, छूने गया है, कौन चीज़, हाँ डोम छूने गया है तो क्या लग गया है? चंद्रग्रहण लग गया है। यह सब पर विश्वास करता है कि कुछ पढ़ा लिखा है। अरे भला बोलता है कुछ पढ़ा लिखा कि यह सब पर विश्वास, आलतू फालतू पर विश्वास करता है। शिक्षा कौन चीज़, किस देश के लोग कितना ज़्यादा शिक्षा एजुकेशन ग्रहण किया है, वो देखकर भी HDI रिपोर्ट देता है। तो 1 हो गया है, 2 हो गया है, तीसरा प्रति व्यक्ति आय कितना कमाते हो, कितना, यानी भारत में प्रत्येक व्यक्ति का कितना आय है, ठीक है ना। ये 3 आधार पर देखकर पता लगाता है कि उस देश का व्यक्ति जो है कितना मानव विकास में आगे गया, कितना मानव का विकास हुआ। 3 बोलो, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। 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 यानी प्रॉब्लम बोलो नो। सर आप होम गार्ड का फॉर्म भरे हैं, फिजिकल कब होगा? हम 5 बार भर दिए। ये सब पूछो, हम शर्म ना आता है। होम गार्ड का फॉर्म भरे हैं, ले गए, कुछ ही पूछ रहा है। श्याम सुंदर बुढ़वा बंदर, श्याम सुंदर आदम बंदर है रे, बुढ़वा है कि बंदर है? श्याम सुंदर अब बुढ़वा बंदर, होम गार्ड बुढ़वा भरता है, समझा। अब बंदर पढ़ न रहा, कमेंट कर रहा है यार। लो यार सुनो, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया 2002 में। देखो मानव विकास रिपोर्ट 1990 से ही जारी हो रहा है। UNDP जारी कर रहा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी कर रहा है। लेकिन भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट भारत का खुद का 2002 में, अप्रैल 2002 में भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है। वर्तमान में नीति आयोग पहले था योजना आयोग, लेकिन वर्तमान में कौन? नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट, राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट
ठीक है ना, जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश। देखो 1990 में HDI रिपोर्ट जारी होने लगा है। भारत जो है 2002 में जारी किया है। और भारत में भी पहला राज्य कौन किया है? मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय में पहला राज्य कौन किया है? मध्य प्रदेश। और जातीय जनगणना पहला बिहार, जातीय जनगणना पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना। आगे HD ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में 131, अब 134, अब 134 और 24 में 134 और 24 के अनुसार, ठीक है ना। अगला, ठीक है ना, बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में अब यो नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे। वर्तमान में भी मानव विकास सूचकांक पे नंबर कौन है? नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। अंतिम नाइजीरिया, ठीक है ना, उतना में नहीं है चूंकि करंट में अब नहीं रहा। अगला, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में, 3 प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र उसे बोलेंगे, क्या ना, पहला सुनो, प्राथमिक क्षेत्र उसे बोलेंगे जहाँ जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, वो सारी वस्तुएं, वो सारी वस्तुएं जो हमें प्रकृति, जो हमें प्रकृति से प्राप्त, क्या बोले? प्राथमिक। क्या बोलेंगे? प्राथमिक। क्या बोले? सुनो, वो सारी वस्तुएं जिसे हम फैक्ट्री में नहीं बनाए, फिर मशीन द्वारा नहीं बनाए, बल्कि डायरेक्ट जो है पेड़ पौधा जीव जंतु के द्वारा, यानी प्रकृति के द्वारा डायरेक्ट प्राप्त हो, वो प्राथमिक। कौन चीज? प्राथमिक। और ये वस्तु प्राकृतिक वस्तु यानी प्रकृति वाला वस्तु, ठीक है, जो मशीन में ले जाके नया वस्तु बनाने, मशीन में ले जाके, फैक्ट्री में ले जाके, कंपनी में ले जाके, कारखाना में ले जाकर, उद्योग में ले जाकर नया वस्तु बनाएंगे तो द्वितीय। कौन चीज? अब तृतीयक में क्या जाएगा? तृतीयक में आएगा जहाँ पर खरीद बिक्री, खरीद सेवाओं का या वस्तुओं का जहाँ खरीद बिक्री होगा, ठीक है ना, वो तृतीयक। क्या जाएगा? जहाँ पैसा देंगे, तृतीयक, जहाँ पैसा देंगे। अब सुनो, वैसे बताओ, क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग को, कृषि कृषि फैक्ट्री में करते हैं कि मशीन में डाल दे रहे, खेता के डाल दे, उठा के हो जाएगा कृषि। तो कृषि है प्राथमिक। कृषि क्या है? कृषि हम लोग करते हैं कहाँ पर? कृषि कर रहे हैं तो प्राथमिक हो गया है। पशुपालन कर रहे हैं, प्राथमिक हो गया है। भैंस पालन, गाय पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन, कुत्ता पालन, गधा पालन, तुम लोग ये सब बैल पालन, ठीक है ना, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, ये सब बताओ। ऐसा है कि जियो का मछली है, पतंजलि का मछली है, थोड़ा ऐसा होता है, ऐसा प्रकृति है। कौन चीज है? प्रकृति मछली है, प्रकृति पर डिपेंड। प्राथमिक। कौन चीज? प्राथमिक। क्या जाएगा? और यहाँ तक कि जमीन के अंदर से खुदाई भी करेंगे, जमीन के अंदर खुदाई करेंगे, खनन कर रहे हैं, तो वो भी तो हम प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है, प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है, इसलिए प्राथमिक। इसीलिए प्राथमिक। कृषि क्या है? प्राथमिक। कोई भी पालन क्या है? प्राथमिक। कोई भी पालन क्या है? प्राथमिक। खनन क्या है? प्राथमिक। खनन क्या है? प्राथमिक। समझ आ गया ना। द्वितीय में उद्योग, कंपनी, कारखाना, औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय क्या चीज। और तृतीय में सेवा, तृतीय में सेवा में श्रीमान, सेवा में तृतीय सेवा, तृतीय सेवा सर्विस, क्या चीज? सर्विस। क्या चीज? तो तृतीय में सेवा, तृतीय में सेवा, तृतीय में बताओ। प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कृषि। प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय को सेवा, तृतीय को सेवा क्षेत्र। सेवा में वस्तु भी आएगा और सर्विस भी आएगा, वस्तु और सर्विस, वस्तु और सर्विस भी आएगा। बताओ सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय में। सबसे ज्यादा पैसा प्राथमिक या द्वितीय या तृतीय? सबसे ज्यादा पैसा तृतीय में। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे कम पैसा प्राथमिक में। किसमें? प्राथमिक में सबसे कम पैसा, सबसे कम पैसा है, ठीक है ना। इसीलिए तुम लोग देखो अंबानी कितना अमीर बन गया है ना, बन गया। कैसे? रिचार्ज कर रहा है तुम लोग के, वो दे रहा है सेवा। क्या दे रहा है? सेवा। क्या दे रहा है? अंबानी क्या दे रहा है? सेवा। जियो का रिचार्ज आपका खत्म हो गया, रिचार्ज करें तो कुछ दिन के बाद आपका सिम बंद कर दिया जाएगा, आउट गोइंग कॉल, इनकमिंग कॉल बंद कर दिया जाएगा। नहीं बोलता है? इतने बोलता है तुमको रिचार्ज करना पड़ता है, क्योंकि खाली वो बोल देता है तो सुनबे करता है, ठीक है ना। तो सुनो यहाँ पर, तो तृतीय क्षेत्र जो है इसमें सबसे ज्यादा पैसा है, ठीक है ना। और सबसे कम नौकरी भी है, सबसे कम नौकरी तृतीय के में, और सबसे ज्यादा पैसा भी तृतीय के में, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पर, सुनो पहले, तृतीय में सबसे ज्यादा पैसा है। इसीलिए जितना भी बड़ा बड़ा बिजनेस वाले सब तृतीय में घुसा हुआ, तृतीय में घुसा हुआ है। अगर प्राथमिक ज्यादा पैसा होता
तो मुकेश अंबानी भी खेती करता, मुकेश अंबानी बकरी चलाता, बकरी चले वो बकरी प्राथमिक में आता, ठीक है ना, लेकिन तृतीय में ज़्यादा पैसा है। बताओ हम कौन क्षेत्र में है? तृतीय। खर पैसे है यार, क्या बोल रहे हम कौन क्षेत्र में? तृतीय। किसमें? तृतीय नहर, तृतीय क्षेत्र में जो है उसको मार रही है। दरोगा फैक्ट्री, अरे बैल फैक्ट्री है, बैल से दरोगा बनेगा तब ना, यहाँ डालो। तो हम कौन में है? तृतीय। तुम लोग जाएगा नौकरी में, तुम लोग जाएगा नौकरी किस में आएगा? तृतीय। कोई भी नौकरी में चल जाओ, ग्रुप डी से लेके कर्मचारी से लेके यूपीएससी तक, चपरासी तक ले ला के, क्या ग्रुप डी से लेकर कर्मचारी लेके चपरासी तक लेके वह तो छोड़ दिया, फिर वह छोड़ दिया, यूपीएससी तक। तृतीय। कौन चीज? जॉब किस में आएगा? तृतीय। जॉब किस में आएगा? तृतीय। स्कूल किस में आएगा? तृतीय। कॉलेज किस में आएगा? तृतीय। हॉस्पिटल किस में आएगा? तृतीय। बैंक किस में आएगा? तृतीय। मॉल किस में आएगा? तृतीय। मॉल किस में आएगा? तृतीय। सिनेमा हॉल किस में आएगा? तृतीय। सिनेमा हॉल किस में आएगा? तृतीय। ठीक है ना। एम्बुलेंस किस में आएगा? तृतीय। पुलिस किस में आएगा? तृतीय। समाज रोड किस में आएगा? तृतीय। रोड भी सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है, और बोले टोल टैक्स ले रहा है, ना ले रहा है, ये सभी तृतीयक में आएगा, तृतीयक में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। सर जो व्यापार करता हूँ किस में आता है? पहला व्यापार करा तृतीयक में आ रहा है। हाँ, कोई चीज का तुम उत्पादन कर रहा था, दूसरा उत्पादन कर रहा है, तो दूसरा उत्पादन कर रहा है, तो दुकान खोल दिया, तृतीय। दुकान खोल दिया, तृतीय। बाजार भी तृतीय। अब तुम बोल रहा ना, तुम जो है आटा पीस रहा है, आटा उत्पादन कर रहा है, द्वितीय। बच्ची क्या ना, तेल गाड़े के मशीन लगा दिया, तेल के मिल, तेल उत्पादन कर रहा है, तो द्वितीय। कौन चीज? लेकिन जब उत्पादन नहीं कर रहा है, ऐसे खरीद बिक्री कर रहा है, तो तृतीय। कौन चीज? तृतीय। अब यहाँ ध्यान दो, सुनो यहाँ पर, सुनो। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है, प्राथमिक कहाँ हो रहा है? प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है, तो कृषि किस में आएगा? प्राथमिक में। पशुपालन किस में आएगा? प्राथमिक में। खनन किस में आएगा? प्राथमिक। वानिकी किस में आएगा? प्राथमिक। मत्स्य पालन किस में आएगा? प्राथमिक। पढ़े किए थे। द्वितीय में विनिर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, यानी जब कोई सामान खराब हो जाता है उसका पुनः निर्माण करेंगे, तो फैक्ट्री में ही जाके होगा। रिकंस्ट्रक्शन किस में आएगा? द्वितीय। किसी वस्तु का निर्माण किस में आएगा? द्वितीय। विद्युत किस में आएगा? द्वितीय। जलपूर्ति किस में आएगा? द्वितीय। उद्योग किस में आएगा? द्वितीय। औद्योगिक किस में आएगा? द्वितीय। औद्योगिक क्षेत्र किसे बोलते हैं? द्वितीय क्षेत्र को। अला तृतीय क्षेत्र तो सेवा क्षेत्र किसे बोलते हैं? तृतीय। सेवा क्षेत्र किसे बोलते हैं? तृतीय। सेवा क्षेत्र किसे बोलते हैं? तृतीय। चिकित्सा किस में आएगा? तृतीय। परिवहन किस में आएगा? तृतीय। बैंकिंग किस में आएगा? तृतीय। बीमा किस में आएगा? तृतीय। होटल किस में आएगा? तृतीय। कोचिंग किस में आएगा? तृतीय। स्कूल किस में आएगा? तृतीय। कॉलेज किस में आएगा? तृतीय। मॉल किस में आएगा? तृतीय। किस में आएगा? यहाँ पर सामान खरीद बिक्री होता है, तृतीय। कौन चीज? अब यहाँ ध्यान दो, सकल घरेलू उत्पाद में, यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल। भैया जी बहुत शोर हो रहा है, मशीन चल रहा है, वही हल्ला कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ सुनो, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम बताए थे कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है। सेवा में नौकरी कम, यानी कम लोग को रोजगार मिलेगा, लेकिन लगा ठंडा सुनाने देता है कि बोलते हैं। यहाँ सुनो, तृतीय क्षेत्र में भले ही कम लोगों को जॉब दिया जाएगा, बट पैसा सबसे ज़्यादा, ऐसे दिमाग लगाओ ना। ऑनलाइन में हजारों लोग पढ़ता है, लेकिन ऑफलाइन में वही जितना ऑनलाइन में पढ़ता उतना ऑफलाइन आ जाए। अब बताऊँ कितना स्टाफ को हमको रखना पड़ेगा? नहीं रखना पड़ेगा रे। तो ऑनलाइन हुआ तृतीय, क्या हो गया? ऑनलाइन काम हो रहा है, अकेले संभाल लेंगे, कोई दिक्कत है। लेकिन वही जितना ऑनलाइन पढ़े सब ऑफलाइन आ जाएगा, तो मार हो जाएगा। 20 गो के खरीद रखेंगे संभालने वाला, 5 गो में बॉडीगार्ड रहेगा, नहीं रहेगा, तो नौकरी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में नौकरी जो है कम है, अकेले संभाल लेंगे, नहीं संभाल लेंगे, ठीक है ना। यानी तृतीय क्षेत्र में पैसा ज़्यादा और नौकरी कम। नौकरी तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का। तृतीय
क्षेत्र का 50% से अधिक है, 54.27% 2020 के अनुसार। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, उसके बाद तृतीय प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक तो जीडीपी में याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। जीडीपी में सबसे कम योगदान प्राथमिक, सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय। किसका? चाहे बिहार हो या भारत हो, है ना। सबसे कम योगदान कृषि यानी प्राथमिक, सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय। किसका? लेकिन सबसे ज़्यादा लोग काम किसमें करता है? प्राथमिक में। देखो सब लोग प्राथमिक में लगल है, सब खेती करने में लगल है। चावल के जब समय आएगा सब खेत में चल जाएगा, लगेगा सबको रोजगार मिल गया है। कोई बकरी कैसे से कर रहा है, कोई बकरी करा ले 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 खा ले खा ले खा ले कर रहा है, सबको लगता है रोजगार मिल गया। क्या मिल गया? रोजगार मिल गया है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा रोजगार किससे? प्राथमिक। किसमें? लेकिन पैसा सबसे कम। आगे सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कौन किए थे? दादाभाई नौरोजी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किए थे दादा भाई नौरोजी। कब किए थे? 1867 68 में किए था। उस समय एक वर्ष की बात कर रहे हैं, एक वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति का आय मात्र 20 रुपया था। अभी तुम लोग 20 रुपया जो है एक दिन में बैला कहेगा, 1 घंटा में उड़ा देता है। अरे उड़ावे तो 1 करोड़ उड़ा देगी, 5 मिनट नहीं लगता है। क्या हम एवरेज निकाले हैं जामे कह 5 मिनट नहीं लगा है। पोडियम के रुपया निकालिए जी, पोडियम के रुपया तब तो 10 मिनट में तो उड़ जाएगा, दिन में कौन सी करेगा? तो भारत के राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का गणना सर्वप्रथम जो है दादाभाई नौरोजी ने किए थे, और ये 1867 के वित्तीय वर्ष में ही किए थे। और उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया बताए थे, ठीक है ना। और इसीलिए दादाभाई नौरोजी बोले थे कि अंग्रेज हम लोग के यहाँ आए हैं, अंग्रेज जो अमीर हो गया है, हम लोग और गरीब होते जा रहे हैं। अंग्रेज क्या कर रहा है? हम लोग का धन का निष्कासन कर रहा है, क्या ना। तो धन निष्कासन सिद्धांत कौन दिया है? दादाभाई नौरोजी। या ड्रेन थ्योरी, धन निष्कासन के लिए से बोलते ड्रेन थ्योरी कौन दिया है? दादाभाई नौरोजी। धन निष्कासन सिद्धांत कौन दिया? दादाभाई नौरोजी। एक फेमस पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, नामक पुस्तक कौन लिखे हैं? दादाभाई नौरोजी। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कौन लिखे हैं? दादाभाई नौरोजी ने लिखे थे। और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1901 में 1900। लेकिन पहली बार राष्ट्रीय कहाँ हो रहा है? कुछ कर रहा है, इसे उधर भी शीशा लगाना जरूरी है। हाँ, किसका आवाज बंद कर दे? कार बंद कर दे। अब बकलोल का तुम लोग की आवाज से आता है ये डाल दो। हाँ, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का गणना दादाभाई नौरोजी। लेकिन वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय का गणना सर्वप्रथम कौन किए थे? वी.के.आर.वी. राव। तो वो से वैज्ञानिक, वो से वी.के.आर.वी. राव, वो से वैज्ञानिक, वो से वी.के.आर.वी. राव, वो से वैज्ञानिक, वो से वी.के.आर.वी. राव। वी.के.आर.वी. राव ने पहली बार वैज्ञानिक तरीका से राष्ट्रीय आय का गणना किए थे 1932 के वित्तीय वर्ष से किए थे। और उस समय भारत के प्रति व्यक्ति आय मात्र 62 रुपया बताए थे। सुनो,
स्वतंत्रता पश्चात, स्वतंत्रता यानी आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति, बड़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आय समिति, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनो याद कर लो। राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना कब हुआ था? 4 अगस्त 1949। राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना कब हुआ था? 4 अगस्त 1949। 4 अगस्त को गोली मारो को दिक्कत ना, 1949 राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था, अध्यक्षता में। और पीसी महालनोबिस जो है यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी पीसी महालनोबिस मॉडल। और पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस को ही सांख्यिकी दिवस के रूप में, पीसी महालनोबिस के बर्थडे को ही सांख्यिकी दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 29 जून। कब मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया था वाणिज्य मंत्रालय ने। राष्ट्रीय आय के बारे में सबसे पहले सरकारी अनुमान कौन दिए थे? वाणिज्य मंत्रालय 1948-49 में। लेकिन अभी वर्तमान में राष्ट्रीय आय का गणना कौन करते हैं? CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है ना। यहाँ कार्यालय लिख दिया है कि यहाँ ऑफिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बोलेंगे। ऑफिस मतलब कार्यालय, ऑफिस मतलब कार्यालय। और इसका स्थापना 1951 2 मई 1900। यहाँ को संगठन लिखा है, क्या लिखा है? द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइज CSO ही राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। और इसका स्थापना 1951 2 मई 1900। बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, बस समझ लो। खाली तुम लोग पढ़ो, क्वेश्चन डायरेक्ट पकड़ा जाएगा। तो 2 मई 1951। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो आपको परीक्षा दृष्टि इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में बार आया है, इसे पढ़ो। राष्ट्रीय आय गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO की मदद करता है NSSO, क्या करता है? और गरीबी के बारे में आकलन कौन देता है? NSSO। बेरोजगारी बारे में कौन बताता है? NSSO। ये गरीबी और बेरोजगारी बारे में भी बताता है NSSO। CSO बताता है राष्ट्रीय NSSO मदद खाली करता है, लेकिन राष्ट्रीय आय CSO। गरीबी के आंकड़ा, बेरोजगारी के आंकड़ा ये रहता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब हिंदी में नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, सैंपल मतलब नमूना, तुम लोग भी नमूने हैं, हाँ। और सर्वे मतलब सर्वेक्षण, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ठीक है ना। और अभी NSSO को CSO मिला दिया था, है ना। अभी NSSO को CSO में मिला दिया था और इसका नाम रखा था NSO, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और इसका ऑफिस को नेशनल सर्वे ऑफिस, आइए क्या गया 2019 में। अब राष्ट्रीय आय गणना NSO कौन करते हैं? NSO पढ़े क्या पढ़े? राष्ट्रीय आय रेखांकन का जन्मदाता। तो राष्ट्रीय आय का रेखांकन जन्मदाता कुजनेट कौन है? साइमन कुजनेट वक्त भी पढ़ते हैं हम लोग। साइमन कुजनेट। और कुजनेट वक्त उल्टा यू होता है, पढ़ाए थे ना। अगला राष्ट्रीय आय क्या है? एक प्रवाह, स्टॉक नहीं। राष्ट्रीय आय क्या है? प्रवाह है, स्टॉक नहीं, क्योंकि आय इनकम होगा तो थोड़ा पास हमेशा थोड़ा स्टॉक रह जाएगा, वो फिर निकल भी जाएगा। तो एक प्रवाह है, क्या है? जो आएगा जाएगा, स्टॉक नहीं है। अब यहाँ सुनो, राष्ट्रीय आय किसे बोलते हैं? तो सुनो, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों यानी वस्तुओं, सामान यानी वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग
राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश में जितना भी सामान या सर्विस का उत्पादन हुआ है उसके सभी का मूल्य, अंतिम मूल्य के योगफल को राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। राष्ट्रीय आय का अगर देश के भीतर में ही कुल इनकम कितना हुआ, जीडीपी क्या बोलेंगे। अगर देश के भीतर ही देखेंगे कुल ले कितना उत्पादन हुआ है तो जीडीपी, कौन चीज, जीडी। और वर्ल्ड में कहीं भी भारतीयों द्वारा, केवल भारतीयों द्वारा कितना कमाया गया है तो उसे बोलेंगे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सुनो, देश के अंदर जीडीपी, देश के अंदर केवल भारत का जीडीपी, भारत का अंदर ही कोई भी कमाई मतलब नहीं है। कुल इनकम को, कुल उत्पादन को जीडीपी। अब वर्ल्ड में कहीं भी केवल भारतीयों द्वारा, पढ़ाया तो समझाया था ना, वर्ल्ड में कहीं भी केवल भारतीयों द्वारा कमाए गए, उत्पादन किए गए बस, ठीक है ना, कुल मूल्य को जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये सभी इकोनॉमिक्स में अच्छी तरह समझाए थे। जो देखा हुआ उसके दिमाग में मैप से समझाए थे, याद है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, राष्ट्रीय आय का सबसे मापक क्या है, साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी एनएलपी। हम लोग का राष्ट्रीय आय, क्वेश्चन बिहार पुलिस से पूछा, बिहार दरोगा में पूछा था कि राष्ट्रीय आय क्या है। बिहार दरोगा में इसी बार पूछा गया था राष्ट्रीय आय क्या है, तो वहाँ पर जीडीपी था, वहाँ पर जीएनपी था, वहाँ पर एनडीपी था और वहाँ पर एनएनपी था। राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय जो है ये एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी कहीं पूछता है कि एनएनपी एमसी होगा या एनएनपी एफसी होगा, ये पूछता है। अब जो नहीं पढ़ा बोला कौन सी पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स से पढ़ा है तो प्रैक्टिकल में अभी टाइम थोड़े है। तो ये हुआ नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और यही हमारा राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ना तो ये राष्ट्रीय आय, ना तो ये राष्ट्रीय आय, ना तो ये राष्ट्रीय आय कौन है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये भी मार्केट प्राइस की फैक्टर फैक्टर लागत मूल्य है, साधारण लागत यानी लागत मूल्य है। इन्हें की टैक्स जोड़ के महंगा कर दिया है और आय में शामिल करना है, वो आय में शामिल नहीं होगा। उत्पादन में कितना पैसा लगा है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। अब लोग टैक्स जोड़ दिया, बहुत टैक्स जोड़ देगा, अब बोलेगा देखो ये भी हमारा जो है उत्पादन थोड़े हुआ, तो टैक्स जोड़ता है मार्केट प्राइस में, इसलिए मार्केट प्राइस को नहीं शामिल करते हैं हम। फैक्टर कॉस्ट यानी एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, यही हम लोग का देश का शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्या आगे बढ़े, अगला राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर, और प्रत्यक्ष कर घटा देंगे तो वही फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। एक वजह इकोनॉमिक्स जरूर देख लेना, क्योंकि ये समझने का चीज़ है, और ऐसा तुम लोग कभी नहीं समझा, वैसे समझाए थे सब फॉर्मूला हम चुटकी मुड़ा दिया उड़ाए था, पूरा हम समझाए थे मैं बना के, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन ही पूछता है हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से, ना पढ़ रहेगा कहेगा हिंदू वृद्धि दर, तो लिख देगा तो तुम्हें जनसंख्या से तुम लोग मार देगा, क्या मार देगा, तुरंत जो है पूछेगा हिंदू वृद्धि दर क्या है, पहले नहीं रहेगा, तुरंत तुम मार लेगा कौन सी हिंदू के जनसंख्या रहेगा, ऑप्शन मार देगा ये है। अब बोले फाड़ दे दियो रे, फटी भी तुरंत में। हिंदू वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय आय से, क्योंकि भारत में सर्वाधिक हिंदू है और हिंदू में वृद्धि हो रहा है, उसका आय में राष्ट्रीय आय का भी वृद्धि होगा। अगला अब सुनो, हिंदू वृद्धि दर के, सुनो यहाँ पर, हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा कौन दिए थे, प्रोफेसर राजकृष्ण। हिंदू वृद्धि दर का अवधारणा कौन दिए थे, प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिए थे 1981। हिंदू वृद्धि दर का अवधारणा प्रोफेसर राजकृष्ण 1981। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 11-12। अब इसको बदलने फैसला लिया जा रहा है, अब बदल किसको करेगा, 22-23 26 में किया जाएगा। आधार वर्ष क्या ऐसे सब बढ़ाए थे, लेकिन अभी टाइम नहीं है। अगला, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र किए थे, सबसे ज़्यादा योगदान चाहे भारत हो या बिहार हो, तृतीय के सेवा सबसे कम पढ़ा थे, सबसे कम
पढ़ा थे ना, पढ़ाए थे, इसे पढ़ा दिए हैं, क्या ना। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान प्राथमिक, पढ़ा दिए हैं। अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर मापा जाता है राष्ट्रीय आय के अनुसार। राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय किसी देश के, ये ध्यान दो, किसी देश की आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? किसी देश का आर्थिक विकास का, आर्थिक वृद्धि का सबसे अच्छा माप है जीडीपी। क्या है? जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद मतलब हुआ है पहला, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी मतलब हुआ है तुम्हारे देश में कितना सामान का उत्पादन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। जैसे देखो चीन में जो है बहुत ज़्यादा सामान उत्पादन कर लेता है, तो चीन का जीडीपी ज़्यादा है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा सामान उत्पादन अमेरिका को करता है, अमेरिका करता है, इसलिए अमेरिका जीडीपी जो है सबसे ज़्यादा है। 2 नंबर पर चीन है, 3 नंबर जर्मनी है, 4 नंबर जापान है, 5 नंबर भारत है। तो सामान के उत्पादन में जीडीपी में हम लोग 5वां, कौन सी है? 5वां स्थान में काफ़ी अच्छा है, मायने रखता है, वर्ल्ड में 5वां स्थान मायने रखता है। लेकिन की करेगा, जनसंख्या तो हुमच के है, 5वां रह के भी कोई काम करने रहता है ना। लगभग जो है 1.45 अरब, कल पढ़ाए थे ना, 2024 के डाटा के अनुसार 1.45 अरब जनसंख्या भारत में है। 5वां रह के भी, पहला भी रहेंगे तो पहले हम लोग भिखारी बन रहेंगे। जनसंख्या इतना कुछ कहेगा ना रे, जनसंख्या ही भरा हुआ है, जनसंख्या ही। अब मान लो तुम बोलेगा, किसी के घर में बोलेगा 5, किसी के पास 100 रुपये, किसी के पास 100 रुपया है, किसी के पास जो 1000, कितना है? लेकिन यहाँ पर मात्र 2 व्यक्ति, यहाँ पर मात्र 2 व्यक्ति है, यहाँ पर 100 व्यक्ति है। बताओ कौन अमीर है? कौन अमीर है? 100 रुपया 2 व्यक्ति है, 50-50 रुपया लेगा, अमीर है। और यहाँ पर जीडीपी ज़्यादा है, जीडीपी ज़्यादा है 1000, जीडीपी कितना है? जीडीपी ज़्यादा ना है, जीडीपी ज़्यादा 1000 और 100 को व्यक्ति है, 10 रुपया। यानी जीडीपी ज़्यादा रहते हुए भी छटा भितरा गया ना, भितरा गया। जीडीपी ज़्यादा रहते हुए बेकारी रह गया ना, रह गया। तो वही भारत के हाल है, भारत के हाल है। आगे आओ, किसी देश की, और हम लोग छतपल में भी 7वां चल जाते हैं, क्या ना। किसी देश की घरेलू सीमा में 1 वित्तीय वर्ष, घरेलू सीमा में बोल दिया है, देश के अंदर, बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री के, अब बाउंड्री के अंदर बोलेगा तो जीडीपी क्या बोलेगा? बाउंड्री के अंदर नहीं बताए थे, देश के अंदर ही, बाउंड्री के अंदर ही उत्पादित कुल वस्तुओं का मूल्य को जीडीपी क्या बोलते हैं? जीडीपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में पूंजीगत वस्तुओं से मूल ह्रास को हटा दो, तो जब मूल ह्रास घटाते हैं तो नेट, क्या ना, राष्ट्रीय उत्पादन, एनएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सुनो, यानी जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी। पहले सुनो, तुम लोग बता रहे हैं, अच्छी याद रखा, तुम लोग सुनो यहाँ पर। जी में से ग्रोस, ग्रोस में कौन सी? ग्रोस में, क्या ना, ग्रोस में मूल ह्रास, कौन सी? मूल ह्रास हटाएंगे तो नेट क्या प्राप्त होगा? नेट प्राप्त होगा, याद कर लो। ग्रोस में से मूल ह्रास घटाएंगे, प्राप्त क्या होगा? नेट यानी शुद्ध है, नेट यानी नेट इनकम यानी शुद्ध, या ऐसी बोलते नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अब तुम ही लोग बोलो, अपने खुदे बोलो, यहाँ ध्यान दो, तुम लोग अपने खुदे बोलो। यहाँ लिखे जीडीपी, क्या लिखे? जीडीपी, जीडी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ लिखे जीएनपी, क्या लिखे? यहाँ लिखे एनडीपी, क्या लिखे? अब तुम लोग अपने बताओ। मूल ह्रास माइनस मूल ह्रास, माइनस मूल ह्रास, माइनस मूल ह्रास, मूल ह्रास माइनस मूल ह्रास। अब तुम लोग खुदे बताओ, खुदे बताओ, बताओ मूल ह्रास जैसे घटेगा तो यहाँ पे एन नेट आएगा, क्या आएगा? ग्रोस में से मूल ह्रास घटेगा तो आएगा नेट, क्या आएगा? जी फॉर ग्रोस, जी फॉर ग्रोस में से मूल ह्रास घटा दो तो आएगा नेट, नेट यानी एन, नेट यानी, अरे जी यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा, ग्रोस के स्थान पर एन आएगा ना, आएगा
जी का स्थान में क्या आया एन, डीपी, तो डीपी तरीके क्या हो गया, मूल ह्रास, मूल ह्रास घटाओ, है ना, यहाँ पर लिखे एनडीपी, मूल ह्रास, मूल ह्रास घटाओ। अब घटाएंगे, जैसे मूल घटाएंगे जी पर यहाँ पर क्या आएगा एन, मूल घटाएंगे जी यहाँ पर क्या आएगा एन, मूल घटाएंगे तो एन, यहाँ सुनो जीएलपी हो गया है। अब सुनो घटा दो, घटाएंगे तो जी यहाँ पर क्या आया एन, जी यहाँ पर क्या आया एन, तो यहाँ पर हो गया है एन डी पी और यहाँ हो जाएगा एन एन पी, एन एन पी ना हो जाएगा, अरे होगा जी के में मुरहा घटाओ, जी में जैसे मुरहा घटे तो आएगा एन और डीपी का डीपी, जी में जैसे मुरहा घटा तो यहाँ पे आया एन, क्या आया एन, एन पी का एन पी हो गया है। वही यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है सुनो, वही यहाँ बोल रहा है कि जीडीपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय, सकल मतलब जी ग्रोस, राष्ट्रीय मतलब एन और उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, जी एन पी में से क्या ना मूल ह्रास घटा दो, मूल ह्रास घटा दो, जी बदलेगा एन में, तो एन एन पी, एन एन पी हो गया ना, हो गया। चलो आगे बढ़ते, सब आपको जो है एक बार केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा समझ के, और वो पढ़ ले बैच में, ठीक है ना, अभी उतना टाइम नहीं है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका, महाराष्ट्र, किसका, यानी सबसे बड़ा जीडीपी वाला राज्य महाराष्ट्र, किसका, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय रेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र, राष्ट्रीय रेखा सांख्यिकी, राष्ट्रीय रेखा सांख्यिकी क्या कहलाता है, श्वेत पत्र, क्या कहलाता है, श्वेत पत्र। क्या लिख रहा है, अरे मेरे सब लिखा, जितना पढ़ा रहे इतना बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट हम जो बोल रहे हैं वो सारा चीज लिखा हुआ मिल जाएगा, जितना जो डिस्कशन कर रहा है, ठीक है ना। थाला क्या लिख रहा है, थाला डिस्कशन का बाप है, पीडीएफ शूट नहीं कर रहा है, 2 महीना बचल है, क्या है ना, और 2 महीना में लगा ऐसे पढ़ना पड़ेगा, तो सब बाप बने फेरा में जो है बेटा भी नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। इसे 2 महीना में लगा, थोड़ा 2 महीना में सब कुछ पढ़ना है, 2 से 2.5 महीना बिहार पुलिस का भी एग्जाम है और बिहार एसएससी का भी एग्जाम है ना, इतने पूरा करना है। समागे बकलोल थाला यार लो, राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या बोलते हैं, श्वेत पत्र, क्या बोलते हैं, श्वेत पत्र, क्या बोलते हैं। और राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र को जारी किया है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, 1956, 1900, काफी इंपोर्टेंट है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है, कोलकाता, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सबसे प्रति व्यक्ति है, किसी भी देश का आर्थिक विकास कितना हुआ है ये मापना है, तो प्रत्येक व्यक्ति का इनकम देख लो, जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा कौन चीज, आर्थिक विकास, आर्थिक प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति, और प्रति व्यक्ति कैसे निकालेंगे, तो देश में कुल्ले, भाई आप देश का कुल्ले इनकम, कुल्ले देश जो है कितना इनकम किया है एक वर्ष में, कुल्ले इनकम में कुल्ले जनसंख्या से भाग दे देंगे, प्रत्येक व्यक्ति का आय प्राप्त हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग दे दो, राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या बराबर प्रति व्यक्ति आय, सवारी प्रति व्यक्ति आय वाला गोवा, कौन सी, गोवा छोटा है लेकिन पूर्ण विकसित है, तो गोवा भले ही छोटा है लेकिन मोटा पैसा, मोटा पैसा छापता है, सवारी प्रति व्यक्ति आय वाला को राज्य कौन है, गोवा। सबसे कम अपना बिहार, अपना सबसे कम प्रति व्यक्ति आय अपना बिहार को बोलेगा। अब बिहार में नेता सबसे ज़्यादा आय वाला, नेता सबसे ज़्यादा आय हो जाएगा, बिहार में अधिकारी हो जाए नेता, आय के मामले में पूरा देश के पीछा कर देगा, नहीं कर देगा, नेता अधिकारी, नेता और अधिकारी, ठीक है ना। यही लोग बोलेगा दरोगा बनेगा, तो दरोगा बनने मतलब इसका वेतन पर ध्यान करो, वेतन दरोगा तैयारी कर रहा है लेकिन वेतन पर ध्यान देकर तैयारी नहीं करता है, दरोगा बनबे छाप देवे, वेतन में बाहर में जाए, वेतन में ध्यान नहीं रहता है, दरोगा बनबे छाप देवे, ठीक है ना, ठीक है ना, एकदम छापे में रहता है, एकदम 2 नंबर पैसा, 2 नंबर पैसा छापना है। लेकिन एक चीज याद रखना, जितना जो है वर्दी वाला पैसा ना अथी है पहला,
वर्दी वाला तो थोड़ा पहचान लेता है लोग दूर से कि वर्दी वाला पैसा ले रहा है, वीडियो बना लेगा। वर्दी वाला थोड़ा डरो रहता है। जो सिविल में रहता है, सिविल में सबसे ज़्यादा धांधली वही करता है, ठीक है ना। जैसे देखो जाएगा यहाँ पर क्या बोलता है, ब्लॉक चल जाओ, सचिवालय चल जाओ, ठीक है ना, बिहार एसएससी वगैरह चल जाओ, इनकम टैक्स में तो और लूट लेता है। छापा मारेगा, अब तो कहेगा बताओ 2 करोड़ रुपया छापा, 2 करोड़ रुपया दंड भरेगा या 10,000 रुपया हमारा दे दो, हम मैनेज कर लेंगे। रूम में बैठा के प्राइवेट कमरा में बात करता है, ठीक है ना। जितना एसपी धांधली नहीं करता है, एसपी तो वर्दी में होता है, डीएम पूरा लूट लेता है। सिविल वर्दी है, सिविल जरा लूटता है, ठीक है ना। वर्दी वाला उतना नहीं लूटता है कि वर्दी वाला को सब पहचान लेगा, अरे वर्दी में हो, हाँ वर्दी में हो, बदमाशी कर कौन चीज का डर रहता है। सिविल वाला नाम करेगा खूंखार। जैसे नेता लोग सिविल में रहता है वाइट, डीएम सिविल में रहेगा वाइट, बीडीओ सीईओ सिविल में रहता है, सबसे ज़्यादा यह सब लूटता है। ये सब इतना लूटेगा कहना मुश्किल है, लूटता है। दरोगा तो बदनाम है, असली में या तो बीडीओ सीईओ एसडीओ एसडीएम डीएम, ठीक है ना, इनकम टैक्स ये सब लेता है। बिहार एसएससी में जाएगा तो वह सब लूटता है, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पर, सर मैं ईमानदार पुलिस बनूंगा, हाँ याद आंदो। सुनो यहाँ पर, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा, कौन सी, और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार, और केंद्र शासित में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला दिल्ली, कौन सी। गरीबी से आयस क्या है, गरीबी का मतलब, गरीबी का क्या ना, गरीबी का मतलब क्या है, जीवन के आधारभूत आवश्यकता के पूर्ति से वंचित होना। जीवन का आधारभूत आवश्यकता है, पहले आधारभूत, ये वाल के पागल है, पहले आधारभूत आवश्यकता 3 था, पहले आधारभूत आवश्यकता 3 था, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन अभी जो है आधारभूत आवश्यकता 5 हो गया, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य। अगर ये 5 चीज प्राप्त करने में कोई असमर्थ है, 5 में किसी भी चीज को प्राप्त करने में अगर असमर्थ है तो वह गरीब माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। क्या तुमको रोटी मिलता है, ना मिलता है, जामा का बाहर में बैठ के खा रहा, रूम में लेके रह रहा, पाँच किलो रोटी चाहिए, रोटी नहीं मिलता है। अब बोला 6 रोटी से मतलब ना है, 9 रोटी मतलब ना है, पहला 9 रोटी 6 रोटी कर रहा है। रोटी मतलब रोटी समझ लिया, भोजन पहला रोटी मतलब इतना ही बोला, किसी हमें रोटी नहीं मिलता, चावल मिलता है, अजान में क्या रोटी मतलब भोजन, रोटी मतलब क्या ना। कपड़ा, कपड़ा क्या नहीं पहन ले, सब पहन ले, कटोर माँ नंगे ही अच्छे से करता है। रोटी कपड़ा मकान, किसके पास, कौन कौन जो है रोड पर रहता है, सब मकान में रहता है। कहाँ तुम लोग गरीब है, शिक्षा मिलिए रहा है, स्वास्थ्य ठीक है, कहाँ गरीब है, क्या ना। सुना यहाँ पर, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य ये आधारभूत आवश्यकता है। अगर इसे प्राप्त करने में भी असमर्थ है तो आप गरीब हैं, पता है। हम है गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा और पानी कौन पिलाएगा, कोई ना खिलाएगा कोई ना पिलाएगा, अपने से खाना पड़ेगा अपने से पीना पड़ेगा ना रे, याद रखो। अब सुनो, भारत में गरीबी का मापन न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय पर, भारत में गरीबी का मापन क्या होता है, न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय पर। हम बताए थे कि ग्रामीण क्षेत्र में जिसको 2400 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगा प्रत्येक दिन, 2400 कैलोरी ऊर्जा का भोजन मिल गया उसको, गरीब नहीं है। और शहरी क्षेत्र में 2100, शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी ऊर्जा मिल गया है, गरीब नहीं है। अब बोला 2400 तो सोचा बहुत बड़ा होगा, 2400 कैलोरी ऊर्जा बहुत कम है, एक मुट्ठी चना खा लेगा 2400 कैलोरी ऊर्जा मिल गया है। आप दिन भर तो भुखले मर जाओ तो गरीब ना ही समा गया है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर 2400 कैलोरी ऊर्जा का तुमको मिल गया है तो गरीब नहीं है। शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी ऊर्जा मिल गया है, गरीब नहीं है। शहर में कम क्यों है, जो ग्रामीण लोग जो है फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है, फिजिकल मेहनत ज़्यादा करता है, ठीक है ना। लेकिन शहरी लोग जो है ऑफिस का काम ज़्यादा करता है, तो बैठल काम करेगा तो कम ऊर्जा चाहिए, और खटेगा जो ज़्यादा शरीर से ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। और ये दिए थे बी के अलग समिति, कौन दिए थे, ना दिए थे
ये जो कैलोरी ऊर्जा का जो अवधारणा दिए थे बीके अलग समिति अला भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बताई दिए थे। ग्रामीण में 2400 कैलोरी ऊर्जा और शहर में 21 कैलोरी ऊर्जा। और ये कैलोरी पर जो है गरीबी डिसाइड किया था बीके अलग समिति बीके अलग हो बीके आलेख समिति बीके आलेख समिति ने लिया, हम बताए थे बीके आलेख समिति, लक्करवार समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी नारायण समिति, ये सभी गरीबी से 5 समिति, डांडेकर नीलकंठ फॉर्मूला समिति, बीके आलेख समिति, लक्करवार समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी नारायण समिति, सब गरीबी से है ना। देखो यहाँ सब लिखल भी है। आ जाओ। मूल स्तर के आधार पर कैलोरी पर बीके आलेख समिति और मूल स्तर के आधार पर कितना कमाता है, इनकम पैसा। तो मूल के स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव किया था लक्करवार समिति। पहली बार मूल कितना कमाता है, इनकम है ना, मूल कितना पैसा खर्चा करता है, व्यय के आधार पर, मूल्य के आधार पर पहली बार गरीबी का आकलन किया था लक्करवार समिति। और लक्करवार समिति जो है 1979 में गठन होता है और 1989 में रिपोर्ट देता है। तो 1989 में अति होता है और 1993 में रिपोर्ट देता है। वह आलेख समिति बता दिए हैं। अगला सुरेश तेंदुलकर समिति जो है 2004-5 में गठन होता है और 2012 में 2009 करना है, रंगराजन लिखल है। 2004 में गठन होता है, 2009 में रिपोर्ट देता है। कौन? सुरेश तेंदुलकर और रंगराजन समिति 2012 में गठन होता है, 2014 में रिपोर्ट देता है, कल बताए थे। और लक्करवार समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति सभी किससे? गरीबी। आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्धारणता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास किया था योजना आयोग। निर्धारणता रेखा क्या होना चाहिए? वो रेखा है, उसके नीचे तो गरीब, उसके ऊपर है तो अमीर। अरे भला ये है निर्धारणता रेखा है, क्या है ये? निर्धारणता रेखा है। अगर तुम इसके नीचे है, कौन सी है? तो गरीब, इसके ऊपर है तो तुम लोग नीचे है के ऊपर है? नीचे में है। कौन नीचे में, कौन ऊपर है? नीचे यानी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये है पॉवर्टी लाइन। कौन लाइन है? ये है पॉवर्टी, गरीबी रेखा। अरे पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा, गरीबी मतलब पॉवर्टी रेखा मतलब लाइन है पगली। गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के नीचे यानी बिलो, पॉवर्टी लाइन के नीचे यानी बिलो, तो बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर यानी एवं एपीएल, एवं मतलब ऊपर, एवं पॉवर्टी लाइन। बताओ किसी का बीपीएल है? बीपीएल है? और किसी का बीपीएल है? आई बोला सब नीचे है, ऊपर से की रे। जिसके इसके पास बीपीएल है, जिसके पास बीपीएल है उसको सरकार छूट देता है, लेकिन हम छूट नहीं देंगे, हम ज़्यादा पैसा लेंगे। सरकार दे रहा है तो हमको नहीं छूट देंगे। और एक अंत्योदय कार्ड। अंत्योदय कार्ड किसके पास है? अंत्योदय कार्ड ना होता है। अंत्योदय कार्ड किसके पास है? अंत्योदय कार्ड बीपीएल में भी एकदम गरीब से भी गरीब, महागरीब, क्या ना होता अंत्योदय कार्ड, क्या ना? यहाँ सुनो, आप सुनो यहाँ पर। तो यही बोल रहा है कि भारत में निर्धारणता रेखा पॉवर्टी लाइन डिसाइड पहली बार 1900 योजना आयोग ने किए थे। वर्तमान में कौन करेगा? नीति आयोग। क्योंकि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है। 1 जनवरी 2015 को आया है नीति आयोग। कौन करेगा? नीति आयोग। अगला रोलिंग पढ़ाए थे
और लोले में अभी थोड़ा समय आएगा, लोले में समझाए थे, काफ़ी डिटेल में समझाए थे, उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ाए थे हमने। लोले में व्यक्तियों के आय एवं, ठीक है ना, पैसा का वितरण, आय का वितरण, आय के जनसंख्या एवं आय के वितरण पर आलेख देखा था लोले में। लोले गिनी गुणांक भी बताए थे। गिनी गुणांक जो है ये लोले में का गणितीय रूप है, और ये भी आय की विषमता, आय के विषमता को दिखाता है। और गिनी गुणांक का मान मैक्सिमम 0 और मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 पढ़ाए थे। अगला विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निवारण मानक माना गया है। विश्व बैंक बोला है, वर्ल्ड बैंक बोला है कि जो $1.5 प्रतिदिन कमा लेगा वो गरीब नहीं है। यानी माना गया है विश्व बैंक द्वारा, अरे वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निवारण मानक माना गया $1.25 प्रतिदिन आय को। यानी जो $1.25 प्रतिदिन कमा रहा है या उससे कम कमा रहा है वो गरीब है, क्या है। और 1.25 से ज़्यादा कमा रहा है अमीर है। $1 बराबर लगभग अभी चल रहा है, लगभग अभी 84, कितना रुपया, 84 रुपया चल रहा है लगभग अभी, ठीक है ना। तो $1.5 बराबर, $1.5 बराबर 4 दूनी 6, 8 से 12, यानी जो 126 रुपया जो कमा लिया है वो गरीब ना है। कितना रुपया, 126 रुपया। हाँ हाँ, तो एक के दिन बोल रहा है पहला, यहाँ जान लो, कमाता तू लोग प्रति व्यक्ति, प्रति जान बोल टोपी वाला बंदर, यहाँ जान, प्रति व्यक्ति, प्रति। अब तोर घर में 10 लोग है, कितना लोग है, तो कितना हो गया है, प्रति व्यक्ति बोल रहा है। तो घर में 10 लोग है तो कम से कम इनकम इतना होना चाहिए, 12-40 रुपये चाहिए प्रत्येक व्यक्ति बोला है, नहीं बोला है इन्हें। कौन चीज, और 25 है, हम 1.5 ले लिए हैं, और 1.5 ले लिए हम, तो 1.25 से 5 हो जाएगा। अगर 10 लोग हैं तो 1050 हो जाएगा। वो तो पूछेगा थोड़ा तो कितना रुपया है, वो तो हम समझाने के लिए हम निकाल रहे हैं, वो थोड़ा पूछेगा, ठीक है ना। तो 1.25 भारत में गरीबी रेखा का निवारण के लिए सर्वप्रथम आप बनाया गया है अंत्योदय कार्यक्रम, बताए थे ना। गरीब से भी गरीब, महागरीब, अंत्योदय कार्यक्रम, अंत्योदय, ठीक है ना। और ये 1978 एगो अंत्योदय है, एक है अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय, तो अंत्योदय कार्यक्रम 1978 अंत्योदय अन्न योजना शुरुआत 25 दिसंबर 2000। कहाँ से, राजस्थान से। उस समय थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। आप लोग देखियो होंगे जो बहुत पहले पुराना स्टूडेंट होगा, मतलब बहुत पुराना जुबा गया होगा, ठीक है ना। वो देखा होगा पहले मिड डे मील से पहले, मिड डे मील से, अरे मिड डे मील से पहले अथी सप्ताह में या 15 दिन में या महीना में, ठीक है ना, स्कूल में मिलता था गेहूँ 1 डेगची, नहीं लिया था, यही कुछ कर रहा है। स्कूल में गेहूँ देता था, बोरा लेके जाओ। अब ओखरी मिड डे मील नहीं था, मिड डे मील नहीं था, तो स्कूल में जो है ना, क्लास के हिसाब से अगर 5 से कम है 1 डेगची मिलेगा, 5 से ज़्यादा है तो 2 डेगची गेहूँ नाप के देता था। कौन कौन लिया गेहूँ रे? हाँ तो लो, तो अभी पहला ये लोग इधर कितना लोग इधर दिखाना चाह रहा है ना, सच्चे लग रहा है कल को छटियरिए हो, अभी नहीं है, जान में नहीं कर रहा है बल का ये सब पहला जानवर ये लोग अलग दुनिया में है, क्या जान दो। अगला अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा, सुनो यहाँ पर, सुनो जना पर, यहाँ सुनो। अंत्योदय कार्यक्रम 1978, अंत्योदय अन्न योजना 2000 राजस्थान, 2000 राजस्थान से। और अन्नपूर्णा योजना 25 अक्टूबर 2000। अंत्योदय अन्न योजना भी 2000, अंत्योदय अन्न योजना भी 2000।
और अन्नपूर्णा योजना भी 2000। कहाँ से? यूपी गाजियाबाद के सिखौरा ग्राम से, सिखौरा ग्राम से, सिखौरा ग्राम से, सिखौरा। चावल मिलता था, चावल मिलता था, गेहूं मिलता, सब मिलता था। भारत में बेरोजगारी का मतलब कि NSSO बताए थे। भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी दोनों का आकलन करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, न बताए थे। और राष्ट्रीय आय बोला था CSO, बताए थे, बताए थे रे। टाइम हो गया है, दूसरा क्लास चलेगा, दूसरा क्लास। अब बेरोजगारी कल बढ़ाएंगे, क्या छिपा हुआ बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। बेरोजगारी चलेगा कल। कल तुम लोग बेरोजगार, तुम लोग कौन बेरोजगार में आएगा? हाँ, शिक्षित बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी, बड़का रहे खेत में काम कर पाए दिन भर है, शिक्षित बेरोजगारी में आएगा, है ना, है ना। BA करके देखा, बकरी चरावा था, बकरी चराना पड़ेगा, है ना। मिलत है तो नौकरी ना, मिलत रोजगार बा, कैसन ही जवाना, कैसन सरकार बा। गाना सुना है तू लोग? और 40 की उम्र भाई, अब वो ना आवत बा, हाय देखा BA करके बकरी चरावत बा, बेरोजगार है। कल पढ़ाएंगे यही, कल पढ़ाएंगे यही। सेकेंड में हिंदी होगा, हिंदी बचा हुआ है ना। और जो हिंदी बचा हुआ है, जो हिंदी बचा हुआ है उसमें आपका जो है विलोम शब्द, इस सब तो खाली पढ़ना याद करना तुम लोग को, खाली एक बार पढ़ के सुना देंगे। चूंकि उल्टा शब्द, है ना, फिर आपका मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। फिर जो है शुद्ध अशुद्ध, बैला, अरे बर्तनी, शुद्ध अशुद्ध। फिर हिंदी के दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक, ये सभी हम एक बार पढ़ के सुना देंगे, क्योंकि इसमें कोई नियम कानून तो है नहीं। याद करना है, आपको याद करना है, तो हम जो लिस्ट दे देंगे एक बार हम पढ़ के सुना देंगे, उसके घर में जाकर अपना रिविजन करते रहना, याद हो जाएगा, ठीक है ना। जो बचा वही करवाएंगे सेकेंड क्लास में। चलो मिलते सेकेंड क्लास में आपका, जब बहुत जल्दी। भागना ना, अभी तुम्हें पढ़ाया होगा, 9 बजे के अंदर पढ़ाया होगा। कहाँ भाग रहा है? पढ़ना है, हाँ। चलो बाय 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 बाय। ऑनलाइन वालों बाय, मिलते हैं तुरंत, अभी 15-20 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर मिलते हैं।